Assalamualaikum class. Hope you all are fine and in the best state of your health. ओके जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने क्या डिस्कस किया था कि ये एक ऐसी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो ऑब्जर्व करते हो आप। ठीक है, तो मतलब ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो एनर्जी डिसिपेशन है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे कॉमनली अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि ट्रांसफार्मर में आपके पास कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक आपके पास प्राइमरी कॉइल होती है और एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उसको आप NP कहते हो और जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं कॉइल की उसको आप NS कहते हो। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल को आपने पीछे से AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना होता है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जब गुजरेंगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगी। जो पीछे से हमने सोर्स AC वोल्टेज दिया प्राइमरी कॉइल को वो उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल के पास जो वोल्टेज होगी वो VP होगी और जो सेकेंडरी कॉइल में आपके पास जनरेट हुई है EMF इंड्यूस्ड EMF वो आपके पास VS होगी। ठीक है, और आपके पास जो VS है सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक VP कि आप प्राइमरी कॉइल में कितनी AC वोल्टेज दे रही है उसके ऊपर और दूसरी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनके ऊपर डिपेंड करेगी सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज। ठीक है, फिर हमने ये रिलेशंस देखे। आज हम टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर की टाइप्स। Types. If the secondary voltage is larger than the primary voltage, then the transformer is called a step-up transformer. हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, जब मैंने आपको उसको डिफ़ाइन किया था, डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बोला था कि ये AC वोल्टेज जो हमारे पास पीछे से वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं AC वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। अगर हमने पीछे से AC वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अगर पीछे से जो AC वोल्टेज आ रही है उसको डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने आपको क्या बताया कि AC वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो यही लिखा हुआ है इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज जो आपके पास आउटपुट आ रही है सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज। जो हम प्राइमरी वोल्टेज कौन सी होती है, जो हम पीछे से अप्लाई करते हैं AC वोल्टेज। अगर आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा है तो उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप ये देखिए। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। इसके अलावा इसको एक और तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी के मुकाबले में। प्राइमरी के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो अगर सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल की निस्बत तो आपके पास ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। देखिए अब यहाँ पे पहले 5 टर्न्स थी और सेकेंडरी में कितनी है 20 टर्न्स है। मतलब सेकेंडरी में जो NS की वैल्यू है वो NP से लार्जर है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब जब आप प्राइमरी कॉइल को पीछे से कनेक्ट करेंगे किसी भी AC वोल्टेज के सोर्स से तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगी इसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF जो जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी प्राइमरी के मुकाबले। मतलब आपके पास VS ज़्यादा होगी VP के मुकाबले में। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, अगर आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। ठीक है, ये देखिए मैंने इस कंडीशंस को इस तरह लिखा। ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की दो कंडीशंस है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ये दो कंडीशंस है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और अगर आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो प्राइमरी कॉइल से तो ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपने डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है और ये कंडीशन की हेडिंग दे के तो ये दो कंडीशंस लिख लेनी है। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे आते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज अगर आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज, जितनी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो उससे कम है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो स्मॉलर देन है प्राइमरी वोल्टेज से, देन दी ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब आपने जो पीछे से AC वोल्टेज दी
अब आपने उसको डिक्रीज़ किया तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है 50, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है 10। पीछे से प्राइमरी को जब आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो ये यहाँ पे जितनी भी आपके पास वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में, सेकेंडरी की जो वोल्टेज होगी वो कम होगी, ठीक है। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास NS जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है ये वो क्या है, लेस देन है, ठीक है। इस साइन का आपको पता होगा कि ये आपके पास ये जो साइन होता है वो अनइक्वलिटी का साइन होता है। तो जिस तरफ आपके पास ये वन साइड होती है वो लेसर साइड होती है, ठीक है। तो NS क्या है, इज़ लेसर देन दैट ऑफ NP। देखिए NS पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी में वो थोड़ी है प्राइमरी के मुकाबले में, ठीक है। ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस है प्राइमरी के मुकाबले में, तो जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है जिसको आप इंड्यूस्ड EMF भी कहते हो वो भी लेस होगी प्राइमरी के मुकाबले में। तो VS इज लेसर देन दैट ऑफ द VP। ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की दो कंडीशंस है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर आ जाता है, ठीक है। आपके पास टाइप्स में दो था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब एक आइडियल केस आ जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें जो एनर्जी डिसिपेशन होती है, एनर्जी का जो ज़ाया होना होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें जो पावर डिसिपेशन है वो बहुत कम होती है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर डिसिपेशन होती ही नहीं है, ठीक है। हम जितनी इनपुट देते हैं उतनी ही आउटपुट आ जाते हैं, ये आइडियल केस होता है, ठीक है। आइडियल चीज़ ही वो होती है जिसमें हमारे पास किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी तरह का कोई भी डिसिपेशन ना हो रही हो, ठीक है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होगा जिसमें हम जितनी प्राइमरी कॉइल में जितनी वोल्टेज देंगे, यहाँ पे कुछ डायग्राम नहीं है वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि आइडियल वो केस होगा कि जितनी हम प्राइमरी को वोल्टेज देंगे सेकेंडरी में भी उतनी ही वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो आइडियल के केस में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास VS इज इक्वल्स टू VP होता है, ठीक है। कि जितनी सेकेंडरी में वोल्टेज होती है उतनी ही प्राइमरी में होती है, तो ये आइडियल केस होगा। एंड आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर डिसिपेशन है वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास MCQ भी आता होता है आपके पेपर्स में, इसको नोट डाउन कर लें। itself and for a such a transformer we can write, अगर हम कह रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें हमारे पास प्राइमरी कॉइल की जो पावर है और जो सेकेंडरी कॉइल की पावर है वो बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल P से प्राइमरी कॉइल इक्वल्स है किसके, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है। अब पीछे आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या है, वो P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। तो वो पुट कर लें P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू VI। ये प्राइमरी के लिए है तो हम वोल्टेज के साथ भी प्राइमरी, करंट के साथ भी प्राइमरी लगा देंगे, और सेकेंडरी का है तो वोल्टेज के साथ भी सेकेंडरी और करंट के साथ भी सेकेंडरी लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आइडियल केस है। ओके, अब हम एग्जाम्पल 15.1 आपके सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। If a transformer is used to supply voltage to a 12 volt model train which draw a current of 0.8 ampere, calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 volt। जब आप हमारे पास क्या होती है ट्रांसफार्मर, इसमें दो कॉइल्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को आप AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ, इफ़ द वोल्टेज, यहाँ पे देखिए, इफ़ द वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स वो कितनी है 240 वोल्ट। तो AC सोर्स हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी के साथ। तो प्राइमरी की वोल्टेज कितनी आ गई VP, तो 240 वोल्ट आपके पास VP है, जैसे ने लिखा हुआ है VP 240 वोल्ट। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, तो आपने IP निकालना है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू सप्लाई, अगर हम एक ट्रांसफार्मर को किस तरह यूज़ करते हैं कि वो ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है वोल्टेज किसको, एक मॉडल ट्रेन को 12 वोल्ट, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास हम सप्लाई 240 कर रहे हैं प्राइमरी पे, और हमें जो ट्रांसफार्मर आगे से आउटपुट दे रहा है वो कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट आपके पास V सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें VP क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ द VS, ठीक है। मतलब VP की वैल्यू, ये देखिए इस केस में हमने पढ़ा था कि VP की वैल्यू ज़्यादा है किससे, VS से, VP ज़्यादा है VS से, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है इसमें भी जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
तो वीपी आपके पास ये है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है 12 वोल्ट। तो ये आपके पास वीएस है, क्योंकि वीएस से जो वोल्टेज ऑब्टेन होगी वो हम आगे जितने भी अप्लायंसेस लगाए होंगे इनके साथ कनेक्ट करते हैं। और जो वीपी होती है प्राइमरी वोल्टेज वो होती है जो हमने खुद सप्लाई की होती है पीछे से अपने ट्रांसफार्मर को, विच ड्रा अ करंट 0.8 एम्पियर। तो आपके पास 0.8 एम्पियर आपके पास क्या है आईएस, जो आप सेकेंडरी कॉइल से जो करंट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है, वीपी दिया हुआ है 240 वोल्ट, उसके अलावा आपको वीएस दिया हुआ है 12 वोल्ट, आईएस दिया हुआ है 0.8 एम्पेयर एंड आईपी आपने कैलकुलेट करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकती हो, या इसके अलावा आप कह सकती हो कि बाय एन आइडियल ट्रांसफार्मर इक्वेशन आपके पास क्या थी, आईपी वीपी इज इक्वल्स टू आईएस वीएस। आईपी वीपी क्या, इनपुट पावर ऑफ द प्राइमरी, इनपुट पावर आप कह सकती हो आपके पास जो पी था प्राइमरी और यहाँ पे पी एस, ठीक है। तो आपके पास आई पी वी पी इज इक्वल्स टू आई एस वी एस, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है आईपी, तो आईपी को इक्वेशन के इसी साइड पर रहने दें, रीअरेंज कर ले इक्वेशन को, वीपी को इस साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आई एस वी एस डिवाइडेड बाय वीपी, आपके पास आईपी का फॉर्मूला आ गया। अब आईपी आई एस की वैल्यू दी हुई है, क्या है आपके पास 12 वोल्ट, वीएस क्या है 0.8 और वीपी आपके पास 240 वोल्ट है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.04 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम रिव्यू क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।